उन्होंने यूनिट पहले स्टार्ट करे थे जिसमें 3 अध्याय थे, पहला दूसरा तीसरा, जिसका पहला अध्याय पढ़ रहे थे स्थिर विद्युत। ये अपना आज का 5वां वीडियो है। कल जो करी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो स्थिति थी वो थी अक्षीय स्थिति। आज करेंगे निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, दोनों स्थिति के नाम से आता है। या एक और प्रकार से पूछते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों को आवेश भी बोलते हैं, आवेशों से समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन करने के पहले बहुत बड़ा क्वेश्चन है और IMP भी है, इसलिए मैंने 3 स्टार लगवाया है। ठीक है, अब इसमें छोटी छोटी बातें समझो आप। छोटी बातें मतलब पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है केवल एक आवेश के लिए, तो बताया था कि कोई धन आवेश है प्लस Q। ठीक है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पर भी तीव्रता ज्ञात करते हैं वो कल्पना करते हैं एकांक आवेश की, और एकांक आवेश को +1 से लिखते हैं। तो ये प्लस प्रतिकर्षित होकर दिशा आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि तो दिशा आएगी। तो इस E का सूत्र अपनों ने कल निकाला था 1/4πε0K इंटू Q आवेश बटे आता था दूरी का वर्ग। दूरी मतलब उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, तो दूरी कितनी थी, ये छोटा सा सूत्र था। दूरी चाहो तो O थी तो OP का वर्ग लगा दो, और OP का मान कितना है R है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ समझेंगे, इसमें है विद्युत द्विध्रुव। क्वेश्चन में क्या आ रहा है, विद्युत द्विध्रुव। तो ये तो आपको पता है, परिभाषा भी बता रखी थी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि समान परिमाण मतलब ये Q हुआ तो ये भी Q होगा, ये Q होगा तो ये भी Q होगा। ठीक है, समान परिमाण और V जाति मतलब ये प्लस का होगा तो ये माइनस, परिमाण समान और आवेश ये अलग अलग चिन्ह। ठीक है, V जाति को अल्प दूरी पर, अल्प दूरी मान ली थी अपनों ने 2a। अल्प दूरी कितनी मान ली थी 2a। अल्प दूरी पर रखकर जो बनाया था उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। आवेश समान, अरे परिमाण समान मतलब, और आवेश कैसे V जाती, एक प्लस तो एक माइनस, और कैसी दूरी अल्प दूरी, और अल्प दूरी को क्या माना था 2a, जिससे मिलकर बनाया था वो क्या था विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब इसका आघूर्ण निकाला था, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a करा भी था अपनों ने। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू 2a। ठीक है, इतना आया समझे। इसके बाद आप समझो कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये O है, ये P है और ये A मान लो, ये दूरी R है और ये A है, ये क्या है, तो आपको कर्ण निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोण थीटा है, तो जिस कोण के सामने वाला लंब होता है, और लंब जिस पर टिका होता है वो आधार, और सबसे बड़ी भुजा आप जानते ही हो कर्ण। तो कर्ण क्या है इसमें AP। तो पाइथागोरस पर में क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब मतलब OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आधार क्या हो जाएगा OA का वर्ग। ठीक, AP बराबर AP का वर्ग बराबर OP। ये आया समझे आपको, पाइथागोरस पर में लगा रहे इसमें, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो OP का मान आपको चित्र में दिख रहा है R का वर्ग प्लस OA A है और वर्ग लगाए तो A वर्ग। तो यहाँ से आपके पास AP का मान क्या आ जाएगा रूट में R² प्लस A², R² प्लस A²। ठीक है, इसके साथ साथ अब इसमें एक चीज़ और देख लो, कोस थीटा निकालने का काम पड़ेगा आगे जाके। तो कोस थीटा होता है, सूत्र तो याद होगा बहुत सारे बच्चों को, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा देखो, आधार क्या है इसमें ये, अरे OA, तो यहाँ लिख लिया मैंने OA। OA का मान है A, ध्यान से देखो OA का मान क्या है A। AP निकाल लिया अपनों ने, AP कितना आया रूट में R² प्लस A², R² प्लस A²। अब बटे में आया कर्ण, तो कर्ण मतलब AP, और AP का मान अभी अपनों ने निकाला क्या, ये आ जाएगा। तो R का वर्ग प्लस A का वर्ग, ये पूरा रूट में रहेगा। ठीक है, आया इतना समझे। ये द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a होता है। पाइथागोरस प्रमेय से AP निकालोगे इतना आएगा। ठीक है, और कोस थीटा निकालो तो आधार बटे कर्ण, तो A बटे रूट में A² प्लस A²। आगे के लिए याद रखना है इसको। ठीक है, अब आगे देखो एक और चीज़, क्या देखना है आपको कि
x इंटू रूट एक्स का मतलब क्या होता है? तो याद रखना x इंटू रूट एक्स का मतलब होता है x की घात 3/2। कैसे आता है देखो, यहाँ x की घात कुछ नहीं तो x समझ लो ये, और रूट का मतलब होता है आधी घात। रूट का मतलब कितनी घात होता है? आधी। तो गुणे में क्या होता है, आधार समान है तो घातें जुड़ती है, तो जुड़ेगी तो 1 प्लस आधार समान है तो एक बार लिख दिया x को, और 1 प्लस 1/2, तो 1 और आधा होता है 1.5, और 1.5 को बोलते हैं 3 का आधा, 3/2। ठीक है, आया समझ? मतलब x रूट x दिखे, मतलब रूट के अंदर वाली संख्या ही बाहर दिख जाए बिना रूट में, तो घात कितनी लगानी है डायरेक्ट समझो आप, तो 3/2। तो अपने को x नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा कैसा कि r का वर्ग प्लस a का वर्ग, और रूट में लगा है r² प्लस a²। ठीक है, तो देखो ये पूरा यूँ समझो ये x है और ये x है, तो x रूट x हो गया। इसको x देखो ध्यान से, ये x तो ये भी x, तो x रूट x। तो इसको आगे जाके आपको क्या लिखना है, r² प्लस a², पूरे की घात हो जाएगी 3/2। पूरे की घात क्या हो जाएगी? 3/2। याद रखना r² प्लस a² बाहर रहेगा और रूट में भी वही रहेगा, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप? और समझने के लिए इसे आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो 1 घात और आधी घात 1.5 घात 1.5 मतलब 3/2। ये भी आ गया आपको समझ। अब एक चीज़ और समझो आप इसको, ठीक है, ये चीज़ तो लगेगी सही क्वेश्चन में, इसके अलावा एक और IMP चीज़ है, निरक्ष स्थिति पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, इसमें देखो आप सदिश घटक करना सीखो। सदिश घटक कैसे करेंगे, इसे 11वीं में सीखा होगा थोड़ा बहुत, आपने नहीं याद हो तो इधर समझो घटक कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई सा भी आवेश रखा है, इसको कोई सी भी बाहरी चीज़ इधर फेंक रही है, तो इधर फेंक रही है मतलब इसको लिख लिया मैंने E1 लिख लिया, अभी बाद में समझेंगे कैसे आ रहा है। इधर क्या लिख लिया E2। इसी को कोई इधर फेंक रहा है तो E1, और इधर फेंक रहा है तो उधर आ गया E2, इधर क्या आ गया E2। ठीक है, समान परिमाण से, समान परिमाण से मतलब इधर 10 की ताकत से फेंक रहा है, इधर कितनी ताकत से फेंक रहा है 10, तो इधर भी समान रहेगा, इधर भी 10 की ताकत से खींचेगा। मतलब इधर मान लो प्रतिकर्षित कर रहा होगा तो 10 से प्रतिकर्षित कर रहा है, और इधर यदि आकर्षित कर रहा है तो 10 से आकर्षित, मतलब E1 और E2 बराबर है। याद रखना E1 और E2 क्या है? बराबर है। 10 10 हो गया तो 10, 5 5 हो गए तो 5, और 50 50 होंगे तो 50, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, अब देखो एक न्यू समझो कि एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, और बराबर ताकत से खींच रहा है। अभी लिखा मैंने E1 और E2 क्या है? बराबर है। ठीक है, बाद में समझ में आएगा कैसे बराबर हुआ। एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो ये तो ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, ये दोनों के परिमाण में जाएगा, मतलब बीच में जाएगा। ये दोनों के कहाँ जाएगा? बीच में। यही कहाँ चला जाएगा? बीच में। अब देखो ये E1 और E2 बराबर है, E1 और E2 क्या है? बराबर है। तो मान लिया मैंने कि ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, E1 इस E के साथ। एक और बार देखो, E1 इधर खींच रहा है और E2 इधर खींच रहा है, तो ना तो इधर जाने का है और ना ही इधर जाएगा, किधर? इधर। ठीक है, ये अब सदिश नियम देख रहे हैं इसका। अब इसमें आगे समझो आप कि इसका मान कितना आएगा। जैसे मान लो ये 10 है तो E1 और E2 बराबर रहेंगे, बराबर ताकत से खींचेंगे। 10 है तो क्या ये दोनों इधर 20 हो जाएगा क्या? वो समझना हम लोग कि 10 है 10 है 20, तो ऐसा नहीं होगा ना, 20 नहीं होगा, थोड़ा कम रहेगा। तो कितना कम रहेगा वो बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी तो 10 इसलिए लिखा है कि आप समझ जाओ कि दोनों बराबर है। क्या है? बराबर है। इतनी इधर कितनी ताकत से जाएगा वो निकालना अपनों को। तो इसके घटक करेंगे। इस E2 को पे ध्यान मत दो, केवल इतने पे ध्यान दो। इसके सदिश घटक करेंगे। क्या करेंगे? सदिश घटक। तो सदिश घटक मतलब जिसके साथ कोण बनता है। दो प्रकार के घटक सुने होंगे आपने, एक होता है क्षैतिज घटक और एक को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। तो क्षैतिज ये और ऊर्ध्वाधर ये, ऐसा रहेगा बिल्कुल। इसके लंबवत, ई के लंबवत रहता है वो ऊर्ध्वाधर, और ये क्षैतिज उसके ऊपर ही। तो जो इधर आएगा क्षैतिज मतलब जिसके साथ कोण बनता है। E1 की बात कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं आप? E1 की। E2 की बात बाद में करेंगे। तो इसके साथ आ जाएगा कोस थीटा, इसके साथ क्या आ जाएगा? कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही इसके लंबवत निकालना है आपको। तो ये E1 की बात चल रही, इसको बीच में रखना है। ठीक है, जिसके घटक कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा। E1 के घटक करें
तो दो घटक बनेंगे, एक E1 कोस थीटा और एक E1 साइन थीटा। एफ होता तो एफ साइन थीटा हो जाता, एफ कोस थीटा हो जाता, पर अभी क्या है E1। ठीक है, अब ध्यान से रखो, जिसके हम निकाल रहे हैं उसको बीच में रखना है अपनों को। ठीक है, और एक बात क्या याद रखनी है कि जिसके साथ कोण बन रहा है उस दिशा में कोस थीटा आएगा, और जिधर कोण नहीं बन रहा देखो इधर, उधर क्या आएगा साइन थीटा। मतलब E1 का क्षैतिज घटक मिलेगा आपको, E1 क्या मिलेगा कोस थीटा, और ये क्या मिलेगा E1 साइन थीटा। ये E1 के घटक निकालिए। ऐसे E2 के घटक निकालेंगे, क्या निकालेंगे E2 के। अब देखो इधर ऊपर वाले में मत देखना, ये बराबर थे E1 और E2, तो इनके बीच का कोण भी बराबर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। इधर देखना ध्यान से। अब इसके घटक निकालेंगे, क्षैतिज घटक। तो ये ऊपर जा रहा था, E1 के लिए ऊपर जा रहा था, ये लाइन अब कहाँ आएगी, इसके लंबवत निकालनी। लंबवत मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए ऐसा, प्लस क्या ऐसा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, अब E2 की बात करेंगे तो जिसके साथ कोण बन रहा है, देखो कोण बन रहा है, उधर क्या जाएगा कोस थीटा, तो E2 क्या हो गया ये कोस थीटा। ठीक है, और इसके लंबवत, इसके क्या रहेगा लंबवत, वो रहेगा E2 साइन थीटा। ठीक है, तो एक E2 का बनेगा आपको कोस थीटा बनेगा, और E2 क्या बनेगा एक साइन थीटा। इतना आया समझे, ध्यान से समझो। मतलब कहने का मतलब यदि ये 10 ताकत से खींच रहा है और ये भी 10 से खींच रहा है बराबर, तो इधर कुछ चली जाएगी मान लो 2, इधर भी कुछ चली जाएगी 2। ठीक है, इधर मतलब इसकी इधर 8 आ जाएगी और इसकी भी क्या आ जाएगी 8, मतलब ये हो जाएगी 16, कुछ कम हो गई मतलब। अब देखो E1 साइन थीटा इधर खींच रहा है और E2 साइन थीटा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, और बराबर खींच रहा है, 2 है तो ये भी क्या रहेगा 2। तो समान ताकत से खींचेंगे तो ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मतलब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त। फाइनल अपना जो E का मान आएगा वो ध्यान से देखो, फाइनल जो अपना E का मान आएगा वो क्या आएगा कि एक तो E1 कोस थीटा भी इधर ही धकेल रहा है इसको, देखो ध्यान से, ये भी इधर ले जा रहा है, जाएगा भी इधर, पर एक E1 के कारण जाएगा और कुछ E2 के कारण जाएगा। तो E1 के कारण जो जाएगा वो E1 कोस थीटा प्लस, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं इसलिए प्लस। ठीक है, एक और किसके कारण जाएगा E2 साइन थीटा के कारण। आया कुछ समझे आपको इसको। ठीक है, E बराबर आप लोगों को आगे जाके काम पड़ेगा, तो E का मान क्या रहेगा E1 कोस थीटा प्लस E2 साइन थीटा नहीं आएगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। देखो साइन थीटा कैंसिल हो गए, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, दोनों जगह क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, E1 और E2 का मान भी बराबर रहेगा। ठीक है, आगे पता चल जाएगा। एक बार और समझो, नहीं आया समझे क्या कि न्यू समझो कि आप डायरेक्ट ही कल्पना कर लो कि एकांक धनावेश रखा है, इस एकांक धनावेश को कोई इधर फेंक रहा है, उसका नाम हो गया E1। ठीक है, और कोई ताकत इसको इधर खींच रही है, बाद में देखेंगे कौन खींच रहा है, इसको बोलेंगे E2। तो बराबर ताकत से जिधर ये जितना इधर फेंका रहा है उतना ही इधर फेंक रहा है, इधर 10 से जा रहा है तो इधर भी 10 से, मतलब E1 और E2 क्या है बराबर है। ठीक है, परिमाण में। तो या तो नहीं इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, तो दोनों तरफ जाने का नहीं है, ये जाएगा इन दोनों के बीच में E। ठीक है, अब इसकी बात कर लें तो यहाँ पे मैंने कोण मान लिया थीटा। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूँ, भूल जाओ इसको। ठीक है, अब इसके घटक करने, तब तुम 11 में बहुत सारे घटक करें कि जिधर कोण बनता है उसके साथ कोस थीटा, और कैसे कोस थीटा आता है ये 11वीं में पढ़ाएंगे तो कभी तुमको बता देंगे, 11वीं की चीज़ें। ठीक है, और इसके लंबवत इधर आ जाएगा E1 साइन थीटा। आ गया समझे, ये E1 की बात कर ली। ठीक है, इसको बीच में रखना है, जिसके भी घटक करे उसको बीच में रखना है, ये क्षैतिज घटक ये ऊर्ध्वाधर घटक। इसे E2 इधर आ रहा था अपना, E2 ले लिया। ठीक है, अब इतने को ध्यान मत दो, इसको देखो तो E1 के लंबवत एक लाइन खींचोगे तो वो नीचे आएगी, क्योंकि इसको बीच में रखना है। ये थीटा बना रहा था तो ये भी क्या बनाएगा थीटा, बराबर कोण से बनाएंगे। ठीक है, तो इसके घटक करेंगे तो जिसके साथ कोण, देखो E के साथ कोण, और किसकी बात करें E2 किसके साथ कोण बना रहा है इधर, और इधर बना रहा है, तो इधर जो आएगा इस दिशा में, ये दिशा निश्चित करें इनकी, तो ये हो जाएगा E2 कोस थीटा। और इधर कोण बना रहा है क्या E2 नहीं बना रहा, तो जिधर कोण नहीं बनेगा उधर आएगा साइन थीटा E2 के साथ, एफ होगा तो एफ के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर आप लोगों को क्या पता चलेगा कि E1 साइन थीटा इधर ले जा रहा है, E2 साइन थीटा इधर ले जा रहा है, ये दोनों तो एक ही तरफ ले जा रहे हैं,
E2 cos थीटा और E1 sin थीटा दोनों एक तरफ ले जा रहे, पर ये अलग अलग ले जा रहे, एक नीचे खींच रहा है और एक ऊपर। तो न तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये बराबर परिमाण से खींचेंगे। किससे खींचेंगे? बराबर। चाहे तो आप ध्यान से समझो, E1 को E2 लिख सकते हो, E1 को क्या लिख सकते हो? E1 E2 बराबर रहेंगे। तो देखो एक जैसा दिख गया, E2 sin थीटा E2 sin थीटा, एक नीचे एक ऊपर, तो एक दूसरे को कट कर दिया, एक दूसरे को क्या कर दिया? कट। तो जो परिणामी तीव्रता निकालेंगे ई का मान, वो किन के कारण आएगा? साइन थीटा के कारण आएगा ही नहीं, क्षैतिज घटक के कारण आएगा। E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा प्लस, दोनों एक ही दिशा में तो प्लस, विपरीत होता तो कल माइनस करा था अपन। ई बराबर याद रखो E1 माइनस E2 करा था, ध्यान देना वहाँ पे, ठीक है। एक ही दिशा में जा रहे, तो यहाँ क्या जाए? एक और किसके कारण? E2 cos थीटा। इतना आया समझे आपको? ठीक है। एक और बार बता देता हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? Q इंटू 2a होता है, ठीक है। x इंटू रूट एक्स का मतलब होता है x की घात 3/2, और यदि r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिख जाए आपको, और रूट में भी ऐसा कैसा दिख जाए जैसा बाहर लिखा हो a स्क्वायर, तो उस पूरे की घात 3/2 लिख देना। पूरे की घात क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। इतना आया समझ? ठीक है। आगे ये तो हो गया आपका। एक और चीज़ क्या बताई थी मैंने? cos थीटा। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यदि मैं एक छोटा सा चित्र आपके सामने एक बार और प्रस्तुत कर दूं कि ये R है और ये A है, ये P बिंदु मान लिया, ये O है और ये A है, ये क्या है? A है। तो अपने को कर्ण निकालना, कर्ण। तो कर्ण मतलब AP का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय, ये लंब, ये थीटा रहेगा कोण, कोण के सामने वाला हमेशा लंब। तो OP का वर्ग प्लस आधार क्या है? OA का वर्ग। तो AP का वर्ग बराबर OP मतलब R का वर्ग प्लस आधार A का वर्ग। तो AP का मान आपके पास क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और इतना और ध्यान रखना कि E1 और E2 क्या आएंगे? बराबर आएंगे। करेंगे तो आएगा आपको समझ। तो क्वेश्चन क्या है एक बार और देख लो। विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों या आवेशों से समान दूरी पर, कौन सी दूरी पर? समान एक जैसी दूरी। निरक्षीय स्थिति में आपने जो करा था, ये से -q था, ये +q था, ठीक है। यहाँ पे निकाल रहे थे, P बिंदु पे +1 रखा था एकांक धनावेश। तो इसके लिए दूरी आई थी, P बिंदु पे यहाँ पे था, तो इसके लिए जो दूरी आई थी वो r-a, वर्ग तो बाद में लगा था, तो सूत्र के हिसाब से यहाँ r-a आई थी, और q के कारण P पर निकाला था तो r + a आया था। एक में माइनस हो रहा था और एक में प्लस, मतलब दूरी अलग अलग थी। आज कैसी दूरी पर निकाल रहे हैं? समान दूरी पर, और तीव्रता वही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। करना ऐसा ही है। उस स्थिति का नाम था अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य। आज करेंगे अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति, ठीक है। दोनों आवेशों से समान दूरी पर भी पूछ ले, और ज़्यादा ये पूछते हैं विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। निरक्षीय का एक नाम अनुप्रस्थ भी है, और एक दोनों प्रकार से पूछते हैं ऐसे तो दोनों, पर ज़्यादा ये वाला। अब इसको मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से देख लो, ये वाली चीज़ें सारी लगेगी इसमें, ठीक है। फिर आगे करेंगे। चलो बेटा आगे समझो आप इसको, ठीक है। निरक्षीय स्थिति पढ़ रहे हैं, एक बार मैं पूरा आपको रफ बता रहा हूँ, फिर में कैसे करना है वो समझेंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्या लिखा है? विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष करना है अपने को, तो विद्युत द्विध्रुव बना लो। विद्युत द्विध्रुव कैसा होता है? तो आपको पता है कि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश लेते हैं, जिनको अल्प दूरी पर रखते हैं। समान परिमाण मतलब ये Q है तो ये Q है, और विजातीय मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है। और इतना याद रखना, हर बार आपको प्लस इधर ही रख के चलना है, प्लस वाला इधर लेना है और माइनस वाला इधर। प्लस वाला है तो इधर A लिख दो, ये A बिंदु है और ये B है। समान परिमाण और विजातीय, एक प्लस तो एक माइनस, और अल्प दूरी पर रखते हैं। तो अल्प दूरी कितनी हो जाती है इन दोनों के बीच की दूरी? 2a। अल्प दूरी को कितना लिखते हैं? 2a। यदि इसका मध्य बिंदु मैंने O मान लिया, मध्य मतलब सेंटर, तो आधा आधा हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई बिंदु P है, P जिस पर +1 एकांक धनावेश, इसकी कल्पना कर ली कि यहाँ पे +1 आवेश है, ठीक है। अब देखो निरक्षीय स्थिति क्या? अक्षीय स्थिति मतलब द्विध्रुव के बढ़ा हुए मार्ग पर बिंदु होता था, द्विध्रुव था और आगे बिंदु था P, याद करो इसके आगे P मिला था आपको यहाँ पे, ठीक है। तो द्विध्रुव क्या था? ये द्विध्रुव बोलते हैं इसको, इतने अपने को। द्विध्रुव के बढ़ा हुए मार्ग पे बिंदु स्थित होता है तो अक्षीय स्थिति में। और यदि कोई बिंदु मतलब P की बात कर रहा हूँ, कोई बिंदु द्विध्रुव के लंबवर्धक, लंब इसको बोलते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जैसे ये
ये हो गया लंब। और अर्धक का मतलब ये कि इसको आधा करेगा, इधर भी ए है और इधर भी क्या है, ए है। तो ये तो हो गया, ये हो गया लंब। और इस पे जिस पर लंब गिर रहा है इसको आधा करा, देखो ध्यान से, इधर भी इतना ही रहेगा टुकड़ा और इधर भी क्या रहेगा, इतना इतना। इधर ए है तो इधर भी क्या रहेगा, ए बराबर। मतलब ये वाला टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में क्या रहेगा, बराबर। तो ये आधा हो गया। और ये आधा कौन कर रहा है, लंब अर्धक, इसको बोलते हैं लंब। और आधा कर रहा है इसलिए अर्धक। तो यदि कोई बिंदु, ये द्विध्रुव इतना, ये क्या है, द्विध्रुव। द्विध्रुव के कहाँ है, ये लंब अर्धक पर, लंब अर्धक। द्विध्रुव लंब अर्धक मतलब आधा आधा कर रहा है और साथ में लंब भी है इस पर। तो यदि कोई बिंदु द्विध्रुव के लंब अर्धक पर, यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव बोलते इतने उस दिन समझाया था आपको कि विजातीय आवेश ले लो समान परिमाण के और अल्प दूरी पर रख लो, जो बनेगा वो विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक, लंब अर्धक मतलब इधर भी आधा इधर भी आधा, वो लंब है, इसको लंब बोलते। पर रखा तो उसको कौन सी स्थिति में बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति में। ये लिख के आपको पहुंचा दूंगा इसकी परिभाषा में, पर ये समझो। अब देखो, इसके ए बिंदु के पे रखा है प्लस क्यू आवेश, तो ये प्लस 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 में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर भागेगा, तो इसकी तीव्रता आ गई E1। ये सीधी लाइन बनाना स्केल से, पूरी सीधी जाएगी, ठीक है, तिरछी मत बनाना। जैसे यहाँ से चल रही नहीं, ऐसे जाते जाना। ये आया इतना समझ, अरे आया। ये आर दूरी पर लेंगे, बिंदु कितनी दूरी पर लेंगे, आर दूरी पर। तो लिखना क्या है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। इसके मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। इतना आया समझिए। ये प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो E1 देखो, E1 देखो आप कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, भी रफ बता रहा हूँ, बाद में लिख देंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो E1 बराबर, तीव्रता का सूत्र बताया था शुरू में अभी, 1/1 आवेश के कारण, और R दूरी है, ये आवेश और ये दूरी K इंटू Q/, आवेश से बिंदु P की दूरी देखनी है। कौन से आवेश से, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी को लिखेंगे AP, और वर्ग लगेगा, सूत्र में आता है वर्ग। तो अब AP का मान देखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/, ये वर्ग लगा दिया, ठीक है। अब AP का मान देखो, इतने को ध्यान से देखना, कितने को, ये वाला हिस्सा, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका ये आधार है और ये लंब है। तो आधार A है और लंब कितना है, R है। तो इसका कर्ण निकालना आपको AP। तो AP अभी मैंने अलग से निकाल के बताया था, और रूट में आया था R² + A², आया समझिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब इसका मान निकाल लिया था अपनों ने, रूट में A² + R², ठीक है। इसकी दिशा बता दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, और सदिश में दिशा भी होती है परिमाण के साथ साथ। तो दिशा मतलब ये +1 एकांक धनात्मक जाएगा किधर, तो ये प्लस प्रतिकर्षित होगा, तो A से P की ओर जाएगा, किधर जाएगा, A से P की ओर। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, AP दिशा में। ये कौन सी दिशा में चला, अब वर्ग से करनी हट जाती है, वर्ग से करनी हट जाती है। तो E1 बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/, करनी हट गई तो ये बचा R² + A²। इसको समीकरण क्या लिख लो, 1 लिख लो, ठीक है। आगे इसके आगे का यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, अब यहाँ पे माइनस क्यू मतलब इससे। अब इसकी बात कर लेते, तो देखो ये हो गया P से B वाला, मिलाया इसको, ठीक है। इससे भी समान दूरी, देखो समान दूरी का मतलब समझना कि प्लस क्यू आवेश से भी ये जो P वाला बिंदु है उतनी ही दूरी पर रहेगा जितना B से है,
मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान रहेगी, समान दूरी, या डायरेक्ट समझो तो ये ए है तो ये भी ए है, ये आर है तो इसके लिए ये आर तो कॉमन हो गया। मतलब क्या कि एक समकोण त्रिभुज इधर देखो इस साइड तो आर ए दिखेगा, इधर भी देखोगे आप तो आर ए, तो एक जैसी भुजा है तो इनका कर्ण भी क्या होगा, एक जैसा ही होगा। चाहो तो आप निकाल के देख लेना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो E2 बराबर तीव्रता का सूत्र एक आवेश के कारण दूरी के लिए समान दूरी, याद रखना ये कैसी दूरी पर निकाल रहे हैं, समान, तो समान दूरी पर निकालते वो निरक्षीय स्थिति होती है। ठीक है, 1/4πε0 क्यू, नीचे आएगा दूरी का वर्ग, तो दूरी कहाँ से कहाँ तक, PB, तो यह आ जाएगा PB का वर्ग। तो ये माइनस की आवेश, ये प्लस, तो प्लस माइनस में होगा आकर्षण, तो E2 की दिशा किधर आएगी, इधर आएगी। तो यहाँ चाहो तो आप दिशा बता देना क्या, P से B की ओर, मतलब PB और ऊपर लगा देना एरो, ये PB दिशा हो गई, PB दिशा में। ठीक है, अब PB का मान देखो, समान दूरी है तो इस बार दूरी तो आपको एक जैसी दिखेगी, जैसा E1 के लिए आया था ऐसा इसके लिए आ जाएगा, तो Q, और इसकी दूरी आ गई थी रूट में R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पूरे का क्या लगेगा वर्ग, वर्ग से करनी हट जाएगी, तो E2 का मान कितना आ जाएगा 1/4πε0 के मतलब बीच में कोई सा माध्यम भरा है, मोम या अभ्रक। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए करेंगे तो के का मान 1 रख देंगे, पर शुरू में के को लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये समीकरण क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, E1 इधर खींच जा रहा है, अभी समझाया था मैंने, और E2 इधर आ रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो ना तो इधर जाएगा और ना इधर जाएगा, किधर जाएगा ये देखा था अभी आप लोगों ने, तो ये E इधर आ जाएगा, परिणामी तीव्रता किधर आ जाएगी, ना तो E1 की दिशा में जाएगी ना E2 की जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, तो इस E1 के अलग अलग घटक करेंगे, इस E1 के क्या करेंगे, ये इसके बाद इधर चालू हुआ था। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ से, अब आगे देखो। ठीक है, आगे देखना है अपनों को, E1 के बारे में देखना है, तो E1 के घटक करेंगे, तो E1 के घटक E के घटक करेंगे तो पहले E1 के कारण करेंगे। तो मैंने E1 के कारण कर लिया, तो करा तो मान लिया कि यहाँ का कोण थीटा है, यहाँ का कोण क्या है, थीटा है। तो E1 के 2 घटक, E1 के 2 घटक, पहला क्षैतिज घटक, ठीक है, और एक और कौन सा रहेगा, ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। तो देखो क्षैतिज घटक ये रहेगा, इसको बीच में लेना है, चाहो तो एक लाइन पहले से खींच के रख लो, जिसके साथ कोण बन रहा है उधर कोस थीटा, तो ये हो जाएगा E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा लिखा है, और जिधर कोण नहीं बन रहा उधर E1 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। तो इसका क्या निकला, एक E1 कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर E1 साइन थीटा, जिसके साथ कोण बन रहा है वो कोस के साथ आएगा और जिसके साथ नहीं बन रहा है वो साइन के साथ। ठीक है, ये निकाल लिया। ऐसे ही E2 के घटक करोगे, किसके घटक करोगे आप, तो E2 का क्षैतिज घटक समझो, क्षैतिज, और एक कौन निकलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, अब देखो ये E2 लिखा है, तो ये E1 को भूल जाओ, यहाँ का कोण भी थीटा रहेगा, बराबर परिमाण इनके, बराबर है मतलब ध्यान से देखोगे आप तो समीकरण एक और देखो, बाद में देख लेना, एक जैसा है। ठीक है, तो कोण भी एक जैसा रहेगा इनका। ठीक है, अब देखो ये हो गया, कौन E निकाल रहे हैं, तो E2 के लिए निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, चित्र बाद में बड़ा बना देंगे, उसमें आपको समझ में आएगा अच्छे से। E2 के लिए निकाल रहे हैं, तो E के घटक कर रहे हैं E2 के लिए, तो ये जहाँ कोण बन रहा है उसके साथ कोस थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा E2 कोस थीटा, और इधर जो नीचे आएगा, नीचे इसको बीच में लेना है, जैसे इसके लिए करा था इसको बीच में लिया था, साइन थीटा ऊपर निकल गया था, E2 के लिए करेंगे तो E2 को बीच में लेंगे, ये दोनों के लिए ये लाइन कॉमन रहेगी। ठीक है, और कोण के साथ कोस थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा E2 साइन थीटा। आया इतना समझे। अब आगे देखो, क्षैतिज घटक तो इसका निकल जाएगा E2 कोस थीटा, और इसका निकल जाएगा E2 साइन थीटा। अब जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे मतलब एक नीचे खींचेगा एक ऊपर खींचेगा,
मतलब दोनों की ताकत सेम है, तो ना तो नीचे आएगा और ना ही ऊपर आएगा, ताकत उनकी दोनों की ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। परिणामी तीव्रता आएगी वो ई आएगी। परिणामी तीव्रता किसके कारण आएगी? ई के कारण। ई के कारण मतलब क्षैतिज घटक के कारण। ठीक है, इन दोनों ने तो आपस में कैंसिल हो गई, बचा क्या? E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। आ जाएगा समझ? अब E1 और E2 का मान समीकरण और एक व दो से रख दो। ठीक है, तो आगे देखो इसको। E बराबर E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। चाहो तो आप समीकरण एक में देख लेना। E1 इंटू क्या चल रहा है साथ में? कोस थीटा प्लस ये वाला E2 का मान समीकरण 2 में क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ठीक है, इंटू Q अपॉन, ये तो बराबर ही आते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। समान दूरी है तो एक जैसी दूरी आएगी, ये देख लो आप। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा? कोस थीटा। अब जैसे अक्षीय स्थिति में अपनों ने इतना कॉमन निकाला था, इसमें नहीं निकालना है। इसमें कॉमन निकालोगे तो पूरा निकल जाएगा। देखो ध्यान से, दोनों एक जैसा है। इतना भाग देखो और इतना देखो, एक जैसा ही, ये वाला। ठीक है, तो कॉमन तो पूरा आ जाएगा। आपको इतना कुछ नहीं करना है। इससे ध्यान रखो कि इस पूरे को x लिख रहा हूँ मैं। इस पूरे को क्या लिख रहा हूँ मैं? x। तो ये भी क्या होगा? एक जैसा x होगा, तो x बीच में प्लस है, तो x और x कितना हो गया? 2x। मतलब 2 बार हो गया, एक बार प्लस एक बार, तो कितनी बार हो गया है? 2 बार। एक जैसा है नहीं? अरे पूरा एक देखो ध्यान से, ये अकेला यूँ समझो x है, तो ये भी x होगा एक जैसा है, तो x और x कितने x हो जाते हैं? 2x। तो ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नहीं लेना आपने इसमें। तो इसको आगे देखो, E बराबर ये हो गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटे में R का वर्ग प्लस A का वर्ग। ठीक है, ये और इंटू में क्या आ जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा, समझिए। ठीक है, ये 2 बार, एक बार प्लस एक बार, कितनी बार हो गया? 2 बार। ठीक है, अब आगे देखो, कोस थीटा का मान निकालेंगे। तो कोस थीटा के मान के लिए एक समकोण त्रिभुज लेंगे। आप चित्र में ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ P, तो AOP। वहाँ पे नहीं देख पा रहे तो मैं छोटा सा यहाँ बना के बता दूँ आपको। यहाँ P लिखा है, यहाँ O लिखा है और यहाँ A लिखा है। ध्यान से देखो, और यहाँ का कोण भी थीटा लेंगे, एकांतर कोण है ये। ठीक है, थीटा। ये A दिखेगा चित्र में आपको, और ये R दिखेगा। ये क्या दिखेगा? R। तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा पहले भी बताया था आपको। ये आधार क्या है इसका? ये वाला, मतलब आधार चाहो तो लिख दो O है, और कर्ण देखना है, कर्ण है इसका AP। तो कर्ण का मान यहाँ लिखा हुआ है अलग से, और निकाल के भी बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, यही आएगा। कैसे आया था एक बार वो देख लो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे, OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग OA का वर्ग। तो AP का वर्ग बराबर, OP क्या था आपका? R, तो R का वर्ग प्लस OA क्या था? A, तो A का वर्ग, और वर्ग हटाया था तो AP बराबर आ गया था, करने में आ गया था सामने वाला R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो OA का मान कितना लिख दिया आपने? A। AP का बताओ, ये हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये मान यहाँ रख देंगे, ये काटना नहीं, ये 4 पाई तो हर बार अपने को सूत्र में रखना है, काटना नहीं अभी अपने को इसको। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q, यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, इंटू कोस थीटा का मान ये A, और यहाँ आ जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आ जाएगा इतना समझ। अब आगे देखो, एक स्टेप ध्यान से देखना, 2 चीज़ें यहाँ पे समझनी होगी आपको। क्या कि ये 2 को A के साथ लिखो, अरे 2 को A के साथ देखो ध्यान से, और आगे Q दिखेगा, मतलब ये हो जाएगा 2QA, ये भी हो गया 2QA। तो इसको लिखते हैं P, याद करो
P बराबर होता है Q इंटू 2A, द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको तो क्या लिख देंगे, P 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2QA, ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p। अब इसको ध्यान से समझो, अभी बताया था एक घात वाला और ये आधी घात वाला, तो ये हो जाएगा 1.5 मतलब 3 की आधी, 3 की आधी मतलब 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। फिर छोटे द्विध्रुव के लिए कर लेंगे, तो छोटे द्विध्रुव के लिए क्या होता है कि a छोटा होता है r से, तो a छोटा होगा तो वर्ग वाले की उपेक्षा करेंगे, बड़ी घात की, a की बड़ी घात 2 मिलेगी, उसकी उपेक्षा मतलब उसकी जगह 0 रख देंगे, तो 0 रख के देख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P और r का वर्ग, और यहाँ 0 रख लिया और 3/2। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, 0 को भूल जाओ, 0 मतलब है नहीं कुछ, ऐसा दिखेगा आपको, अरे r का वर्ग और 0 छोड़ दिया, घात कितनी 3/2, तो ये बटे वाली और ऊपर वाली कट जाएगी, तो r की घात बचेगी 3, तो नीचे अगले स्टेप में आ जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P और यहाँ आ जाएगा r³ न्यूटन प्रति कूलम। और वायु निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, मतलब वायु निर्वात का पराविद्युतांक क्या होता है 1, तो अगली स्टेप में K का मान 1 रख देंगे, तो ये बराबर दिख जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K का मान 1 रख दिया यहाँ पे, 1 दिखेगा नहीं गुणन, कभी गायब हो जाता है गुणन गायब हो जाता है, मतलब 2 गुणित 1 3 गुणित 1 2 आता है, देख यहाँ 3 आता है, गुणन में 1 गायब हो जाता है, और r की घात कितनी हो जाएगी 3। तो इसका फाइनल सूत्र है निरक्षीय स्थिति का, मात्रक क्या लिख दोगे हिंदी में, न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम। आया आपको कुछ समझ में इसमें? ठीक है, ये आपको मैंने रफली बताया है। ठीक है, अब आगे इसको फेयर में कैसे करना है उसको ध्यान से समझो आप। चलो बेटा, निरक्षीय स्थिति समझ लेते हैं, आप फेयर में कैसे करना है वो समझो। तो पहले चित्र, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, पर द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर थे, या दोनों आवेशों से समान दूरी पर, एक आवेश इधर एक इधर, समान दूरी आ गई थी, रूट में a² + r²। तो देखो कैसे करेंगे इसको, चित्र देखो पहले इसका आप, कि मानना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a, जिनके बीच की दूरी क्या है 2a। जो मैंने बोला वो ध्यान से देखो एक बार और, कि माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है AB जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या बोली थी मैंने 2a है, क्या है 2a। आगे समझना, इसके मध्य बिंदु, ये द्विध्रुव बन गया, इतने कोई द्विध्रुव बोलते हैं, +q और -q आवेश और दोनों के बीच की दूरी 2a हो, तो उसको क्या बोलते हैं द्विध्रुव। अब इसके मध्य बिंदु O से, मध्य वाला मतलब सेंटर पॉइंट थोड़ा इधर आएगा, तो O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर चला गया मैं r दूरी पर, तो ये लिख लिया r दूरी पर। तो ये मध्य बिंदु हुआ, तो ये आधा आधा हो गया a + a करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा 2a। r दूरी पर एक बिंदु P है, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जिस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस पर कल्पना करते हैं +1 की, एकांक धन आवेश की। तो पहले मैं +q आवेश के कारण निकाल रहा हूँ, चित्र अभी अधूरा है, बाद में बनाएंगे। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो तीव्रता पहले निकलेगी E1, तो देखो ये प्लस और ये प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये लाइन सीधी बनाना आप, बिल्कुल यहाँ से जाएगी ये आएगी, ठीक है। तो ये प्रतिकर्षित होकर किधर जाएगा, E1 इधर जाएगा, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण हुआ तो इधर चला गया, फेंक दिया उसको। तो तीव्रता का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है, इंटू Q/ दूरी का वर्ग, Q मतलब आवेश, ठीक है, दूरी का वर्ग। तो इस किसकी, +q की P से दूरी, देखो +q की, तो +q की P से दूरी, इसको बोलते हैं AP। तो यहाँ आ जाएगा AP का वर्ग, AP का क्या आ जाएगा वर्ग। अब देखो ये R है लंब और आधार A है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल के देख लेना, अपना निकाला भी था, कर्ण जो आएगा वो रूट में आएगा R का वर्ग + A का वर्ग, ठीक है।
अब AP का मान है ये किसका मान है, AP का। तो E1 बराबर 1/4πε0K इंटू Q। AP का मान कितना आ जाएगा, रूट में r² प्लस A का वर्ग, और पूरे का क्या लगेगा इस पर, वर्ग। ये AP अंदर अंदर ये वाला, और ये वर्ग तो चल ही रहा है, सूत्र में आता है तो ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप दिशा बता देना, मतलब E1 किधर जा रहा है, तो E1 A से P की ओर जा रहा है। देखो ध्यान से, प्लस प्लस में प्रतिकोष्ठन हो तो E1 किधर जा रहा है, A से P की ओर। तो यहाँ लिख देंगे AP दिशा में, कौन सी दिशा में आ गया। अब वर्ग से करनी हट जाएगी, ठीक है, काटना मत, केवल हटा देना डायरेक्ट आप। तो यहाँ जाएगा 1/4πε0K इंटू Q अपॉन R का वर्ग प्लस A का वर्ग। ये समीकरण 1 हो गई, ये आगे R लिखा है, ठीक है, R का वर्ग प्लस 1, ठीक है। ऐसा ही अपनों ने प्लस Q के आवेश के कारण बिंदु P पर निकाला, ऐसा कैसा आप माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर समान दूरी लेंगे। तो समान दूरी है, निरक्षीय स्थिति इसीलिए बोलते समान दूरी पर हो। तो ये इसको मैंने मिला दिया। समान दूरी मतलब A से P जितना रहेगा उतना ही P से B रहेगा। कहने का मतलब ये भी रूट में कितना रहेगा, r² प्लस A², ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूँ माइनस Q आवेश के कारण कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका नाम रखेंगे E2। तो सूत्र क्या रहेगा, 1/4πε0K इंटू Q अपॉन दूरी कितनी है, PB मैंने डायरेक्ट लिखी, समझनी हो तो माइनस Q से P की देखो, माइनस Q से P की देखो, PB बोलोगे इसको, ये AP हो गया था इतना इस वाले में, और इस वाले में क्या हो जाएगा, ठीक है। दिशा कभी बतानी आपको तो साइड में बता देना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, V जाति में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। तो आकर्षण होगा तो ये इधर आएगा, E2 इधर आएगा, ठीक है। एकांक धनावेश जिधर आता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ तो इधर जा रहा है तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे इधर आ रहा है तो ये वाली दिशा, ठीक है। अब इसका मान रख देते हैं, आगे देखो E2 बराबर 1/4πε0K इंटू Q। PB का मान वही है जो AP का था, बराबर है। या ध्यान से देखो तो ये A है आधार और ये लंब है, तो कर्ण यही आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, निकाल के देखना आप। तो यहाँ आ जाएगा रूट में A का वर्ग प्लस R का वर्ग प्लस A का वर्ग, ठीक है। यह तो अपने PB का मान रखा, ये PB वर्ग लगाना पड़ेगा, ठीक है। वर्ग से करनी हट जाएगी ये, तो E2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0K इंटू Q, करनी हट गई, R का वर्ग प्लस A का वर्ग। अब ये वर्ग गलत लिख दिया मैंने, वर्ग से तो करनी हटा दी अपनों ने, तो इसको भी हटाओ, भी गलत हो जाएगा नहीं तो। ये समीकरण कौन सी हो गई, 2 हो गई। अब ध्यान से देखो आप, समीकरण 1 और 2 को देखो, और क्या चीज़ दिख रही है आपको, ध्यान से देखो, एक जैसी है दोनों, देखो ध्यान से, 1/4πε0K 1/4πε0K Q अपॉन R का वर्ग प्लस A का वर्ग, Q अपॉन R का वर्ग प्लस A का वर्ग, एक जैसी हो गई। मतलब यहाँ लिख दूंगा मैं कि चूँकि क्या कि E1 व E2 परिमाण में समान है, परिमाण मतलब एक जैसा मान है इनका। पहले उदाहरण में मैंने बताया था कि ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, समझाया था ना शुरू में, वो वाला कि E1 और E2 परिमाण में क्या है, समान है। परंतु के आगे समझना, परंतु दिशा में अलग अलग है, दिशा में अलग अलग है। देखो ध्यान से, दिशा मतलब E2 इधर आ रहा है तो E1 इधर जा रहा है। परिमाण तो एक जैसा है कि जितना ऊपर जा रहा है उतने बल से नीचे आ रहा है, जितना ऊपर खींचा रहा है उतना नीचे खींचा रहा है, वो समान है, पर दिशा अलग अलग है, विपरीत नहीं है। विपरीत इसको बोलते हैं, एक इधर आ रही तो एक इधर आ रही, या एक ऊपर जा रही तो एक नीचे आ रही, ये विपरीत है। पर एक इधर जा रही है एक इधर आ रही, ये विपरीत नहीं है, केवल क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो E1 और E2 परिमाण में तो समान हो गए, दिशा में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इनके घटक करेंगे, इनके क्या करेंगे इस स्थिति में, सदिश नियम से घटक। तो सदिश के घटक देखो, पहले E1 के निकाल रहा हूँ, E1 के 2 घटक, ठीक है।
या पूरा लिख लेना आप क्षैतिज घटक, और एक और आएगा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, अब क्षैतिज घटक समझो, जैसे यहाँ पे E2 के भी निकाल देंगे, E2 के 2 घटक, एक इसका भी आएगा क्षैतिज घटक और इसका भी आएगा एक ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो एक बार और समझ लो आपको इसको। E1 की बात करें तो देखो E1 इधर खींच रहा है, E2 इधर खींच रहा है, तो ये जाएगा किधर, ना तो इधर जाने का ना इधर, इन दोनों के बीच में जाएगा। ठीक है, अब इतना याद रखना, यहाँ का कोण थीटा लेंगे, क्या लेंगे, थीटा। तो जब E1 के घटक करेंगे तो ये जो E है, E1 को बीच में रखना है, तो कोण वाले के साथ आएगा कोस थीटा, तो इसका मान हो गया E1, ध्यान से देखना कोस थीटा, कोस थीटा लिखा है। ठीक है, नोट्स में अच्छे से दिख जाएगा आपको। और इसके लंबवत, E के लंबवत कोस थीटा है, इसके लंबवत, लंबवत मतलब इसको बीच में रखना है, नीचे भी ले सकते थे पर E1 के लिए निकाल रहे तो इसको बीच में रखना है। तो इसका एक और घटक आ जाएगा ऊपर, इसका नाम हो जाएगा E1 साइन थीटा। आया इतना समझे। तो इसका क्षैतिज घटक निकला E1 कोस थीटा और इसका निकला E1 साइन थीटा। ऐसे ही E2 का निकालेंगे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी क्या है, थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है। याद रखना हमेशा ऐसी जेड जैसी आकृति में ये कोण, एकांतर कोण एक जैसे होते हैं अंदर के, ये थीटा हो तो जेड जैसा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, एकांतर कोण, ये भी थीटा होगा। ठीक, आगे देखो E2 के लिए निकाल रहे हैं, तो जिसके साथ कोण बन रहा है E2, देखो ये ध्यान से, इधर आ रही है वाला, ये E1 था तो इधर कोण था तो इसके साथ कोस आ गया, इधर E2 के साथ इसमें एक ठीक कोण है इन दोनों में, तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा E2 कोस थीटा। और इसके लंबवत चलो और E2 को बीच में रखो तो लंबवत इधर आएगा, ये वाला, ध्यान से देखो ये वाला आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, जिसके साथ कोण नहीं होता उधर क्या आता है, साइन थीटा। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, और ये क्या हो गया, क्षैतिज। तो दोनों के क्षैतिज में कोस कोस लगेगा, ऊर्ध्वाधर में साइन साइन लगेगा। ठीक है, कोण वाले के साथ कोस कोस और जिसमें कोण नहीं उसके साइन साइन। तो E1 इधर खींच रहा है, E2 इधर खींच रहा है, ये परिमाण में ये भी समान होंगे। ठीक है, क्यों समान होंगे, क्योंकि E1 और E2 एक जैसे हैं। इसका E2 का क्षैतिज घटक आया E2 कोस थीटा और इसका आ गया E2 साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ आगे जाके लिख देंगे कि E1 साइन थीटा और एक और E2 साइन थीटा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अतः परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, साइन थीटा ने तो अपना काम कर लिया, एक दूसरे से क्या हो गए, वो कैंसिल। तो परिणामी तीव्रता आएगी वो कोस थीटा के कारण आएगी, एक तो इसका कोस थीटा E1 का, तो यह आ जाएगा E1 कोस थीटा प्लस इसका कोस थीटा ये वाला। आया समझे, क्या हुआ, E2 साइन थीटा ने E1 साइन थीटा को कैंसिल कर दिया, एक नीचे खींच रहा है ऊपर, दोनों की ताकत बराबर, तो ना नीचे आया ना ऊपर आया, किधर गया, उधर। तो उधर किसके कारण गया, इन दोनों के कारण, E1 कोस थीटा के कारण और E2 कोस थीटा के कारण। अब ध्यान से देखो E, ठीक है, इसकी जगह छोड़ दो, क्या आया, कोस थीटा प्लस, फिर इसकी जगह छोड़ दो, फिर क्या आया, कोस थीटा। इन दोनों की जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि ये है E1 E2, क्या है E1 और E2। तो E1 का मान आपको समीकरण 1 से रखना है और E2 का मान समीकरण 2 से, तो एक जैसा ही मान है, तो समीकरण 1 से E1 का मान रख दो, क्या कि 1/4πε0 k इंटू Q/r का वर्ग प्लस a का वर्ग। ये E1 कोस थीटा ये आ गया, ये प्लस आ गया, फिर क्या आया E2 कोस थीटा तो लिख ही दिया है, तो E2 का मान भी सेम है, तो 1/4πε0 k, ठीक है, इंटू Q लिखा है r का वर्ग प्लस a का वर्ग। आया समझ इतना, E1 और E2 के मान रख दिए समीकरण 1 और 2 से। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला भाग इतना इतना प्लस के आगे वाले और प्लस के पीछे वाला एक जैसा है, मतलब ये x है तो ये भी x है, तो x प्लस x कितने x, 2x। तो यहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं, कॉमन लेना ही नहीं है इसमें, तो E बराबर 2 गुणित 1/4πε0 k इंटू Q ये वाला क्या
आर का वर्ग प्लस ए का वर्ग, आर का वर्ग प्लस ए का वर्ग, ठीक है। और गुणे में क्या चल रहा है, कोस थीटा। अब कोस थीटा का मान समझो अब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज AOP में कोस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा। देखो क्या लिखा है, त्रिभुज का नाम AOP, ये A, ये O, ये P, तो ये तो अलग लिख दिया मैंने डायरेक्ट अभी तो, पर इसमें देखो लंब क्या है, A है, आधार R है, और कर्ण क्या है, रूट में R² प्लस A²। तो आपको आधार लेना है, तो आधार क्या है, नीचे वाला A, O से A तक का, ये चाहो तो OA लिख लेना, और कर्ण रहेगा AP। तो एक इसका मान A और AP का मान कितना है, रूट में R² प्लस A²। आया इतना समझे, ठीक है। आगे देखो मान रख दो, ये 4 को काटना नहीं है, ये तो अपने को सूत्र में रखना ही ऑलरेडी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R का वर्ग प्लस A का वर्ग, R का वर्ग प्लस A का वर्ग। कोस थीटा आ गया, कोस थीटा का क्या मान निकाला, A अपॉन में रूट R² प्लस A², ठीक है। अब ध्यान से देखना कि चूँकि P बराबर होता है Q इंटू 2A, हिंदी में लिख देना इसका नाम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ तो द्विध्रुव आघूर्ण लिख रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण। कैसे, देखो ये Q और ये 2 और ये A, देखो Q इंटू 2A दिख रहा है आपको, गुणा कर दो ही आएगा। तो ये हो गया, ये तो चल ही रहा है, इसको तो अभी तक कुछ भी नहीं करा अपनों ने, जैसा शुरू से चलता रहा ऐसा ऐसा लिखते आ रहे इसको, ठीक। अब देखो इसको 2A और ये Q गुणे में है, तो Q इंटू 2A क्या बन जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण P, तो इसको लिख दिया मैंने P। अब नीचे वाले स्टेप समझो, R का वर्ग प्लस A का वर्ग, रूट में R का वर्ग प्लस A का वर्ग, जैसा बाहर लिखा है ऐसा ऐसा अंदर लिखा है, पर क्या है रूट, तो यहाँ 1 घात है और यहाँ आधी घात है, तो ये आधी और 1 मिलकर 1.5 हो जाती है, 1.5 मतलब 3/2, तो R का वर्ग प्लस A का वर्ग, और पूरे की घात कितनी होगी, 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। अब छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए करेंगे, छोटा मतलब पास पास में रखेंगे विद्युत द्विध्रुव, तो पास में रखेंगे तो उस स्थिति में A का मान कम हो जाता है, इन दोनों को और ज़्यादा पास में ले आएंगे तो A कम हो जाएगा, ठीक है, R की तुलना में। तो यहाँ लिख लेंगे द्विध्रुव छोटा हुआ, यदि द्विध्रुव क्या हुआ, नोट्स में पहुँचा दूँगा पूरा लिखा होगा, यदि विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ, छोटा हुआ। छोटा हुआ मतलब ये छोटा हुआ R से, तो बड़ी घात की तुलना उपेक्षा, A² की क्या कर दोगे आप, उपेक्षा, मतलब जिसकी उपेक्षा कर रहे हैं उसको 0 रखना है, तो रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है। P R का वर्ग प्लस 0, A² को 0 रख दिया, और पूरे की घात कितनी, 3/2, 0 को हटा दो अब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0 को हटा के देखोगे तो यहाँ देखना है रब वर्ग, R की घात 2 और पूरे की घात कितनी है, 3/2, तो 2 घात से 2 घात कट जाएगी, बटे वाली और ऊपर वाली कितनी बचेगी, 3। ऊपर तो द्विध्रुव आघूर्ण है सही P, और यहाँ क्या आ जाएगी, R की घात 3। तो एक सूत्र ये आ गया निरक्षित स्थिति में, न्यूटन प्रति कूलम। अब वायु या निर्वात में कर लेते हैं कि वायु या निर्वात में K बराबर 1, मतलब वायु या निर्वात का पराविद्युतांक क्या होता है, पहले बता चुका हूँ मैं, पराविद्युतांक। तो वायु या निर्वात का पराविद्युतांक 1 होता है, मतलब यहाँ पे 1 रख के देख लो K का मान। ये माध्यम के लिए करा था कि कोई सा भी माध्यम भरा हो, मोम या अभ्रक हो, उसके लिए। अब वायु या निर्वात की बात करेंगे तो वायु या निर्वात में K का मान कितना रख देंगे, 1, क्योंकि वायु या निर्वात का पराविद्युतांक 1 होता है, धातु का अनंत होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K का मान 1 रख दो, और यहाँ आ गया P स्मॉल p और R क्यूब मतलब घात 3, ठीक है। तो E बराबर 1 का गुणा करोगे, चाहो तो आप यहाँ डायरेक्ट हटा देना, बस इतना लिख देना, 1 रखना ही मत, 1 का गुणा कर दो ही आ जाएगा। तो यहाँ गया P और घात कितनी आ गई, 3, ये फाइनल इसका आंसर। और मात्रक क्या लिखोगे हिंदी में, न्यूटन प्रति कूलम। ये चुंबक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम।
आया आपको ये समझ में पूरा डेरिवेशन? 5 नंबर का है, बहुत आईएमपी है, ठीक है। आप इसको एक बार या 2 बार फेयर कॉपी में करके देखना, और तीसरी बार बिना देखे करने की कोशिश करना। एक बार देख के कर लेना, दूसरी बार थोड़ा कम देख के करना, और तीसरी बार बिना देखे पूरा करने की कोशिश करना है। यदि तीसरी बार में पूरा कर पाओ तो उसका फ़ोटो खींच के मेरे को पहुंचा सकते हो आप, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, पर याद से एक बार करना, दूसरी बार भी करना, और तीसरी बार जब करो तो कॉपी या वीडियो बंद कर देना। कॉपी या वीडियो क्या कर देना? बंद। और फिर आपने मन से करके देखना। यदि यहाँ तक पहुँच पाओगे तो फिर फिजिक्स में कोई सी भी चीज़ आपको भारी नहीं लगेगी, भारी मतलब बड़ी नहीं लगी, हर चीज़ कर पाओगे। इससे बड़ा और कुछ आएगा नहीं आपको। तो ध्यान से रखना, एक बार रफ में करा, दूसरी बार भी करा, और तीसरी बार में बिना देखे करने की कोशिश करना। एक तीसरी बार में आपने पूरा बिना देखे कर दिया, जैसा मैंने करा ऐसा कैसा, ठीक है। तो आपके लिए फिजिक्स कठिन नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत आसानी से आप कर पाओगे इसको, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, ये मैं आपको नोट्स में पहुँचा ही दूँगा इसको मैं आपको, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे समझेंगे। अब देखो एक ऑब्जेक्टिव समझो आप। कल अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाली थी, तो देखना आप ध्यान से, सूत्र लिख रहा हूँ इसका मैं। 1/4πε0 के तो 1 रख दिया था मान लो। यहाँ पे आया था कल 2p, ठीक है। 2n × 2r करा था उसमें, ठीक है। और नीचे आया था r³। नीचे क्या आया था? r³। यह अक्षीय, ये निरक्षीय स्थिति का भी मैंने मिटाया नहीं, ये लिखा है। ये अक्षीय का है, ये निरक्षीय का करा अपनों ने। दोनों ध्रुवों से समान दूरी भी बोलते हैं इसको, या दोनों आवेशों से समान दूरी के भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, यदि वहाँ माध्यम भरा हो तो यहाँ आया था अभी p, ये देखो p आया, और नीचे r⁵ 3। अक्षीय या निरक्षीय स्थिति, अक्षीय हो या निरक्षीय स्थिति, इसमें देखो नीचे यहाँ क्या आ रहा है? r⁵ 3। और अक्षीय स्थिति भी विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निकलती है, और ये भी किसके सापेक्ष निकलती है? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष, ई मतलब होता है तीव्रता। ई मतलब क्या होता है? तीव्रता। या तो वो अक्षीय स्थिति के लिए हो या निरक्षीय स्थिति के लिए हो। विद्युत द्विध्रुव के जो सापेक्ष जो ई रहता है वो समानुपाती, और बटे में आ गया तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके? ध्यान से देखो, r⁵ 3 के, याद रखना। आवेश के कारण तो बताया था, केवल आवेश की बात करें तो वर्ग लगता है। और अक्षीय निरक्षीय, और अक्षीय निरक्षीय को केवल एक ही शब्द से बताएंगे, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष जो ई होती है वो समानुपाती होती है 1/r⁵ के। आ जाएगा समझ, ठीक है। किसके सापेक्ष? विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष, ठीक है। ये ई समानुपाती 1/r⁵ दूसरी चीज़ समझो, जैसे क्या समझोगे आप? ये वाला, इस सूत्र को ध्यान से देखो। ये मान लो इसको E1 लिख दूँ, और निरक्षीय वाले को क्या लिख दूँ? E2। अक्षीय स्थिति का सूत्र E1 लिख दिया, और निरक्षीय वाले को क्या लिख दिया? E2। अब ये E1 बराबर 1/4πε0 k इंटू, ये हो गया 2t अपॉन में r⁵ कितना हो गया? 3। अब इस 2 को छोड़ो ध्यान से, और सबको ले लो 2 के छोड़ के, ऐसा दिखेगा 1/4πε0 p/r⁵3। देखो ध्यान से, ये देखिए। तो इतने को मैं E2 लिख सकता हूँ, मतलब E1 बराबर इतने को तो क्या लिख दिया मैंने? ये 2 तो ऐसा कैसा, ये बचा हुआ इतना भाग देखो ध्यान से, ये वाला 2 को छोड़ के ये वाला दिखेगा आपको, इसको E2 लिख दो, निरक्षीय स्थिति तो E2। मतलब कहने का मतलब अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की 2 गुनी होती है। अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की कितनी गुनी होती है? 2 गुना। मतलब 2 गुना होती है, मतलब जैसे एक उदाहरण के लिए E2 बराबर क्या है? 5। E2 क्या है? 5। तो E1 बताओ, तो ध्यान से देखो, 2 × 5, तो E1 बराबर क्या आएगा? 10। मतलब यदि E1 5 रहेगा, E2 क्या रहेगा? 5। E2 मतलब निरक्षीय स्थिति में तीव्रता 5 रहेगी, तो अक्षीय स्थिति में कितनी रहेगी? 10। कहने का मतलब हमेशा याद रखना, अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता रहती है वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता से ज़्यादा होती है। और कितनी ज़्यादा होती है? 2 गुना ज़्यादा होती है। 5 रहेगी तो 10, 10 रहेगी तो 20 रहेगी, ठीक है। आया समझ में? अब देखो इस चित्र को ध्यान से समझ लो, आपको कभी बाद में बनाना नहीं आए तो। वी जाती आवेश ले लेना, एक -q था, एक +q आवेश था, एक a था, और एक बिंदु क्या था? b। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या थी? मतलब एक माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है,
जो प्लस क्यू और माइनस क्यू इससे मिलकर बना जिनके बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु ओ लिया तो इधर a इधर a। इसके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वहाँ पे +1 रख लेंगे, ये लोगे आप तो ये प्रतिकर्षित करके इधर आ जाएगा। ये बिल्कुल सीधा आएगा, याद रखना बिल्कुल सीधा, ये 1 आ जाएगा। ये E इधर जाएगा, ये प्लस और ये माइनस आकर्षित करेगा तो ये A2 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा लिखोगे आप, इसको भी थीटा लिखोगे, इसको भी थीटा लिखोगे, इसको भी थीटा लिखोगे। ठीक है, इधर इसका घटक निकाला था, वो आया था E1 कोस थीटा, और इसका निकाला था वो भी आया था E2 कोस थीटा। और ये इधर E लिखोगे, इधर जो गया था ऊपर सीधा इसको लिखोगे आप E1 साइन थीटा, और इसका जो आया था E2 का नीचे की ओर, E2 जो एक दूसरे से निरस्त हो गए थे और उन दोनों को प्लस करके अपनी तीव्रता निकाली थी। ठीक है, तो इनको ध्यान से कर लेना। आज दोनों को अक्षीय स्थिति को भी अच्छे से याद कर लेना और निरक्षीय दोनों 5-5 नंबर में आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे।